Good morning, all. Earlier in the session of value of supply, I have completed with some sections of 32 and 31A and with some practical examples too. Today, I will continue with the practical examples of money exchange services, which is most important part in your syllabus in relation to value of supply, and so its examples are really important to grab the topic conceptually. So the first example is from your ICMA study mat of CMA Inter related to money exchange services. Example 180. On 25th February, Mr. X located in Chennai converted USD 100 into INR, actual exchange rate 62 per USD through Akbar Travel, a money exchanger. इसमें RBI रेफरेंस रेट आपको गिवन है, दैट इज 61 and 61.5 रिस्पेक्टिवली ऑन सच डेट, एंड अकबर ट्रैवल रजिस्टर्ड अंडर GST एंड लोकेटेड इन चेन्नई. आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना एज पर रूल 32 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ CGST रूल्स 2017 and GST where address of recipient is available with supplier. So how much GST is liable to pay in case where the RBI reference rate for a currency is not available. अब इसमें आपको पहले सेक्शन देखना है कि आपको किस बारे में बात कर रहा है. रूल 32 सबसेक्शन 2 क्लॉज है, मतलब स्लैब वाला नहीं है. आपको फर्स्ट वाले जो मैंने 3 केसेस बताए थे, लास्ट आप वीडियो देखिए, उसमें मैंने 3 केसेस बताए थे जिसमें आपको RBI रेफरेंस रेट गिवन और एक्सचेंज रेट भी गिवन है. सेकंड केस था जिसमें RBI रेफरेंस रेट गिवन नहीं है. थर्ड था आपका क्रॉस करेंसी. तो इसमें हमें सिर्फ फर्स्ट एक लेना है जिसमें 32 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए के बारे में बात करिए. अब इसमें क्रॉस करेंसी तो है नहीं, आपके पास इसमें RBI रेफरेंस रेट गिवन है तो ये फर्स्ट केस जाएगा. ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके देखिए तो आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होगा. ठीक है, तो हम ए पार्ट करते हैं इसका. तो इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? द डिफरेंस बिटवीन द RBI एक्सचेंज रेट एंड योर RBI का जो आपको रेफरेंस रेट गिवन है एंड एक्सचेंज रेट. व्हाट इज़ द RBI रेफरेंस रेट हियर? इट इज़ 61 एंड 62 इज़ योर एक्चुअल एक्सचेंज रेट. इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1. एंड आई सेड दैट जो आपकी जितनी आपको मनी एक्सचेंज करनी है उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, योर वैल्यू विल बी द टैक्सेबल वैल्यू इन केस ऑफ मनी एक्सचेंज सर्विस. तो ठीक है, अब आपने इसमें आपको दे रखा है USD 100 है, कन्वर्जन 100 का. ठीक है, बट डिफरेंस क्या है? 1 का. तो 1 इंटू 100 INR में लेंगे, 100 रुपीज़ आ जाएगा, तो ये टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा आपको 100, एंड GST विल बी लेवीड ऑन दिस अमाउंट ओनली. ठीक है, विच इज़ द रेट इज गिवन हियर, इट इज़ ऑफ 18%. सो 99% इस पर आपका चार्ज होगा, दैट इज़ CGST विल बी 9 एंड SGST विल बी 9. ओके, इन सेकेंड केस where it states that in case where the RBI reference rate for a currency is not available, जहाँ पे आपको RBI reference rate नहीं दे रखा है, तो उसमें क्या था कि आपका एक्सचेंज रेट जो होगा आप उससे अपनी करेंसी को रेट को मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो वैल्यू आएगा उसका 1% विल बी और टैक्सेबल वैल्यू. ठीक है, अब इसमें आप देखिए आपको 1% ऑफ 6200 कर रखा है. ये कैसे आया? 100 आपका करेंसी एक्सचेंज वाला अमाउंट था. ठीक है, 62 इज़ योर एक्सचेंज रेट एंड आपने उससे उसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू विल बी 6200, और टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? उस 6200 का 1% विच इज़ 62. ठीक है, अब इसके और एग्जांपल्स मैं ले लेती हूँ कि ये वाला आपका जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ के हिसाब से. सेकेंड इज़ योर 181 विच स्टेट्स दैट द प्राइस फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लोकेटेड इन मुंबई being a money exchanger provided the following service in the month of March to Messrs. Agarwal Bengaluru. US dollar 1000 exchange into UK. ठीक है, अब ये क्रॉस करेंसी है. ठीक है, आप इसको रिलेट कीजिए. RBI रेफरेंस रेट फॉर दैट करेंसी एट द टाइम ऑफ फॉर 1 US डॉलर इज 61 एंड 1 UK पाउंड 85. आपको दोनों के RBI रेफरेंस रेट दे दिए. ठीक है, अब इसे एक बार सेक्शन रिवाइंड करते हैं. ठीक है, इसमें क्रॉस करेंसी में क्या बोला था कि आपको 2 अलग अलग करेंसी दे रखी है, उसको RBI रेफरेंस रेट के थ्रू आप कन्वर्ट करेंगे इनटू इंडियन रुपीज़ एंड उसका जो 1% होगा विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं. ठीक है, अब इसमें आपको 1000 इज़ योर एक्सचेंज वैल्यू. ठीक है, 1000 को आप US डॉलर इज़ 61. ठीक है, तो 1000 को 61 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 61,000, और आपके पास दे रखा है UK पाउंड.
अब पाउंड की वैल्यू आपको दे रखी है कन्वर्जन की 85 को मल्टीप्लाई करेंगे आपको वैल्यू कितना दे रखा है 571.4286। ठीक है, आपकी वैल्यू आएगी 48,571। इसमें से जो लोअर होगा, लोअर विल बी 48,571, उसका 1% विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको जीएसटी लायबिलिटी भी निकालनी है साथ में, क्योंकि इसमें इनपुट सर्विसेज के बारे में भी आपको दे रखा है। तो here it is your example 182 which states that Messrs M Limited Mumbai is an authorized money exchanger. It has entered the following transactions of money exchanging in the month of March: 450 transactions of conversion of dollar into Indian rupees of 22,000 per transaction. आपकी वैल्यू क्या है 22,000, ठीक है। और 125 ट्रांजेक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूरो इंटू इंडियन रुपीज़ ऑफ 500 lakhs पर ट्रांजेक्शन, ठीक है। आपके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट सर्विसेज इज 3 लाख, CGST SGST आपको गिवन है, एंड इनपुट गुड्स आपको गिवन है, ठीक है। ITC ऑन कैपिटल गुड्स 2,50,000 है, एंड फाइन GST पेबल एज पर द रूल 32 सबसेक्शन 2 क्लॉज B ऑफ CGST रूल्स। B मतलब आपका आ गया स्लैब रेट वाला वैल्यू, ठीक है। अब स्लैब रेट को एक बार रिवाइंड करते हैं, ठीक है। स्लैब रेट में मैंने बोला था कि अगर आपको कंपोजिट रेट आप 1% लेंगे इन केस योर एक्सचेंज वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। योर GST विल बी मिनिमम ऑफ 250 एंड मैक्सिमम 1000, और 0.5% लेंगे इन केस द योर एक्सचेंज वैल्यू इज़ मोर देन 1 लाख बट लेस देन इक्वल टू 10 लाख। देन द 1000 आपको पुराना वैल्यू हो गया मैक्सिमम का जहाँ, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो, और मैक्सिमम 5500, और अगर थर्ड केस है ग्रेटर देन 10 लाख तो उस केस में 0.1% हो गया, तो वह आपके GST क्या हो जाएगा 5500 जो हमने पहले वाले से लिया था प्लस 60,000, ठीक है। अब इन दोनों से तीनों से अपनी वैल्यू के हिसाब से, एक्सचेंज की वैल्यू के हिसाब से आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में आप कौन सी वैल्यू लेंगे, 22,000 है, मतलब इट इज़ लेस देन 1 लाख। तो हेयर फर्स्ट वाला केस आपका क्या था 1% का, 20,000 का 1% लेंगे 220, बट उसमें था मिनिमम 250 एंड मैक्सिमम 1000, तो हम इस 220 की वजह से कर देंगे 250, और बट हमारी मैक्सिमम ट्रांजेक्शन्स कितनी थी 450 ट्रांजेक्शन्स, तो यू विल मल्टीप्लाई योर रुपीज़ 250 अमाउंट विद 450 ट्रांजेक्शन एंड अमाउंट विल बी 1,12,500, ठीक है। एंड सेकेंड केस आपका है 125 ट्रांजेक्शन्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूरो इंटू इंडियन रुपीज़ ऑफ 500 lakhs, तो इट इज़ मोर देन रुपीज़ 10 लाख। तो देयरफॉर इसमें थर्ड आपका लास्ट वाला स्लैब आएगा जिसमें 0.1% का कंपोजिट रेट लगेगा, ठीक है। इट विल बी 5500 प्लस मैक्सिमम ऑफ 60,000, ठीक है। तो हम इसे 5500 हो गया अप टू 10 लाख का वैल्यू होगा, जैसे आप स्लैब रेट्स करते हैं, जैसे टैक्स में आप करते हैं स्लैब रेट्स के हिसाब से वैसे ही लेना है। अप टू 10 लाख हो गया आपका 5500, जो रिमेनिंग डिफरेंस रह गया 10 लाख के छोड़ के, मतलब 500 था ना, तो 10 लाख तक तो आपने 5500 ले लिया, तो रिमेनिंग रह गया आपका 490। अब 490 का 0.1% से करेंगे, दैट द वैल्यू विल बी द 54,500, बट इसमें बोला था कि मैक्सिमम 60,000 रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम विल बी 60,000, ठीक है। अब इसे देखिए, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 490 का 0.1%, ठीक है, प्लस 5500 दैट इज़ 54,500, अभी ऑलरेडी 60,000 से कम है, अगर ज़्यादा होते तो हम उस हिसाब से देखते, ठीक है। मैक्सिमम है, मिनिमम के केस में हम मिनिमम तक ले लेते हैं, मैक्सिमम है तो ठीक है, अगर मैक्सिमम से ज़्यादा होता तो हम लिमिट उतनी रख लेते हैं 60,000 की, ठीक है। हमारा वैल्यू आ गया 54,500 एंड ये ट्रांजेक्शन ऑफ 125, तो 54,500 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू विल बी 68,12,500, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपकी टोटल, अब इसने बोला आपको टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए बोला है। अब इस पर आपको पता है, आपने अगर ITC का चैप्टर पढ़ा होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर, तो उसमें आपने 3 सर्विसेज के बारे में पढ़ा होगा। एक तो इनपुट ऑन गुड्स पे था आपका, एक इनपुट सर्विसेज पे था, एक इनपुट्स पे था और एक कैप गुड्स पे था। 3 आपको रिलेट होता है वहाँ पे, आपका जो सेक्शन 16 से चालू होता है आपका ITC, ठीक है। तो उसमें आपको आप वहाँ से रिलेट करिए तो थोड़ा सा और आसान होगा चीज़ों को। आप जितना रिलेट करके पढ़ेंगे ना, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक ऑफ GST। सो आउटपुट टैक्स जो है आपका हो जाएगा 1,12,500,
प्लस आपने निकाला 68,12,500, ये टोटल वैल्यू जो निकाला उसका आउटपुट हमारा रेट हमें गिवन है, दैट इज़ इट इज़ टैक्स रेट गिवन है क्या हमें, एक वेट अ मिनट, ओके हमें टैक्स रेट गिवन नहीं है तो हमें अज्यूम करें कि 18% है, ठीक है 18% है तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आपने डिवाइड कर ली, 68,12,500 प्लस 1,12,500 विल बी 60, आपने इसमें निकाला 69,25,000, योर 18% विल बी 12,46,500, आप उसको सब डिवाइड करेंगे दो में, दैन इंडिविजुअली आ जाएगा 6,23,050, दोनों में अलग अलग आ गया। इनपुट सर्विस आपको गिवन है 3 लाख है, इसको आप सब डिवाइड करके इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है 1,50,000 1,50,000, 2 लाख 4 लाख को अलग दे रखा है, कैप गुड्स को अलग रखा है 2,50,000, 2,50,000 को आप सब डिवाइड कर दीजिए दो में, दैट विल बी और 1,25,000 इन ईच, ठीक है। अब टोटल नेट टैक्स आ गया 1,48,250 और इन CGST में SGST में इतना आ गया, टोटल अमाउंट विल बी और 2,96,500। ओके आई थिंक दिस विल कंप्लीट योर मनी एक्सचेंज सर्विसेज। आपके एक दो एग्जांपल्स मैंने बोले थे कि मैं पास्ट ईयर से भी देखूंगी, तो नेक्स्ट सेशन में रखूंगी जो आपके पास्ट ईयर एग्ज़ाम में भी आ रखे हैं CMA इंटर के, तो हम उससे भी रिलेट करेंगे। आई थिंक इससे आपका दो मनी एक्सचेंज सर्विसेज के दोनों टॉपिक कवर हो जाते हैं, 32 सबसेक्शन 2 क्लॉज B एंड 32 सबसेक्शन 2 क्लॉज A, ठीक है। तो आज हम आज के सेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, मैं एक बार ही एयर ट्रैवल एजेंट्स वाला आई थिंक, चलो मैं आपको एक बार एयर ट्रैवल एजेंट्स वाला भी डिस्कस कर देती हूँ। इसमें एक अच्छा क्वेश्चन ड्राफ्टेड है आपकी बुक में एयर ट्रैवल एजेंट सर्विसेज से रिलेटेड। मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, 1 मिनट का। वेट अ मिनट, हाँ ठीक है, ये देखिए मैंने एग्जांपल ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है आपके लिए, ठीक है, जो एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे एक एग्जांपल में आपका कॉन्सेप्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ा था इसमें दो एयर ट्रैवल एजेंट में ये था कि अगर आप इसमें दो चीज़ थी कि या तो डायरेक्ट आप कमीशन और उसके अदर चार्जेस पे आपसे उसके कमीशन पे सीधा 18% की लायबिलिटी दे दीजिए, वरना 32 सबसेक्शन 3 के हिसाब से आप 5% ऑन डोमेस्टिक फेयर एंड 10% ऑन डोमेस्टिक बुकिंग के हिसाब से आपका जो टोटल वैल्यू सप्लाई सर्विस बनेगी उसके ऊपर आप 18% टैक्स दे दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों सर्विस है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ड्राफ्टेड है इसके ऊपर, तो इसमें एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंप्यूट द GST लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जेड एंड एयर ट्रैवल एजेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। द बेसिक एयर फेयर कलेक्टेड फॉर डोमेस्टिक बुकिंग ऑफ टिकट्स 50 लाख है, इंटरनेशनल बुकिंग ऑफ टिकट्स जो आपका 80 लाख है, कमीशन रिसीव्ड है on the sale of domestic and international tickets for like 50,000 and year ending bonus received from airlines से 50,000 है। In the above case with the GST liability Messrs Z Limited be reduced if he opt for the special provision for payment of GST as per the rule 32 subsection 3। उसने बोला कि यार रिड्यूस होगी 32 सेक्शन 3 में हम 5% वाली पढ़ते हैं और 10% ऑन इंटरनेशनल बुकिंग। ठीक है, नॉर्मल मैंने बोला कि अगर 18% के हिसाब से लेगा, ठीक है, अगर वो 18% के हिसाब से लेगा तो उसके पास कमीशन कितनी आई है, दैट इज़ 4,50,000। ईयर एंडिंग बोनस क्या है उसके पास 50,000 का। ठीक है, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस क्या होगी आपकी 5 लाख का, एंड 5 लाख पे आप 18% करेंगे, द वैल्यू द टैक्स द GST वैल्यू विल बी GST टैक्सेबल टैक्स अमाउंट वैल्यू विल बी 90,000। ठीक है, अब इसमें बोला कि हम 32 सेक्शन 3 के हिसाब से जाएंगे, तो उसमें मैंने यहाँ क्या बोला था कि अगर आपकी डोमेस्टिक बुकिंग है तो उस केस में 5% ऑफ बेसिक फेयर का वैल्यू होगा, एंड अगर इंटरनेशनल बुकिंग हुई भी है टिकट्स की तो विल बी द 10% ऑफ ऑन इंटरनेशनल बुकिंग्स ऑफ बेसिक फेयर।
तो इसमें बेसिक फेयर आपका दे रखा है 50 लाख का, 80 लाख का, उस पर इसने 5% इंडिविजुअली ले लिया, तो टोटल टैक्सेबल होगी 10,50,000। आप 18% इस पर लेंगे तो टैक्स लायबिलिटी विल बी 1,89,000। ऑफ कोर्स इट एक्सीड्स द अर्लियर एरिया दैट इज 90,000। सो हमने इसमें स्टेट कर दिया तो जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जेड लिमिटेड वुडंट बी रिड्यूस्ड इन द अफोर्सेड ऑप्शन। सो हम इसमें लिखते हैं देयरफॉर स्पेशल प्रोविजन अंडर रूल 32 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी रूल्स इज़ नॉट इकोनॉमिकल। ठीक है, आई थिंक इस एक एग्जांपल से आपका पूरा एयर ट्रैवल एजेंट का कॉन्सेप्ट पूरा कवर हो गया होगा। एंड आज के कॉन्सेप्ट से चलते हैं। जो आज के कॉन्सेप्ट है आपका मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ 32 सबसेक्शन 4 विच टॉक्स अबाउट द सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें आपके पास दो पार्ट में है, एक प्रीमियम कवर ओनली रिस्क, एक प्रीमियम कवर रिस्क एंड सेविंग्स। एंड रिस्क एंड सेविंग्स में से भी दो अलग अलग सब पार्ट हैं कि एक में आपने पॉलिसी होल्डर्स को इंटीमेट कर दिया है एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विस, एक में इंटीमेट नहीं किया है। तो ये सब डिवाइडेड सेक्शन है। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रीमियम कवर ओनली रिस्क। इसमें जहाँ पे सिर्फ रिस्क कवर आएगा, उसके अंदर जो आपका ग्रॉस प्रीमियम आप पॉलिसी होल्डर से जो चार्ज कर रहे हैं, ग्रॉस प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर्स, उससे स्ट्रेट अवे आप जीएसटी एट द रेट 18% पे कर देंगे। ठीक है, और प्रीमियम कवर्स रिस्क एंड सेविंग्स, जहाँ पे सेविंग्स भी हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए दो उस केस में नेट प्रीमियम आपका क्या हो जाएगा, सेविंग्स माइनस होकर नेट प्रीमियम। तो बट लेकिन ये कब होगा, अगर ये इंटीमेटेड किया हुआ है पॉलिसी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अगर इंटीमेट नहीं किया तो उसके लिए प्रोविजन अलग है, दैट इज 32 सबसेक्शन 4 क्लॉज बी एंड 32 सबसेक्शन 4 क्लॉज सी। ठीक है, अगर इंटीमेटेड कर दिया है तो सीधा आप नेट प्रीमियम पे जो आ रहा है, ग्रॉस प्रीमियम लेस सेविंग्स, उसके जो नेट अमाउंट होगा उस पर आप जीएसटी दे देंगे एट द रेट 18%। अगर आपने इंटीमेट नहीं कर रखा है तो इट इज़ सब डिवाइडेड इंटू 32 सबसेक्शन 4 क्लॉज बी एंड 32 सबसेक्शन 4 क्लॉज सी। ठीक है, और अगर सिंगल उसमें बी में बोला है सिंगल प्रीमियम एन्युटी है तो 10% ऑफ प्रीमियम विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू, 10% ऑफ प्रीमियम विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू। और अगर 32 सेक्शन 4 क्लॉज सी है जिसमें आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम वैल्यू दे रखी है, सब्सिक्वेंट ईयर वैल्यू भी दे रखी है, तो आप फर्स्ट ईयर प्रीमियम का 25% ले लेंगे एंड सब्सिक्वेंट ईयर का 12.5% ले लेंगे। तो ये आपका पूरा एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से ड्राफ्टेड हुआ है आपके कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से, और आना आपकी बुक्स में भी गिवन है। तो ये नेक्स्ट सेशन में लूँगी, बट ये आपका ये वाला जो पार्ट है, ये रूल्स जो हैं ये आते हैं लाइफ इंश्योरेंस या मनी एक्सचेंज सर्विस या बाइंग एंड सेलिंग, ये कुछ सेक्शन से जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इस वैल्यूएशन रूल्स में, तो इस पर थोड़ा और अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सेकंड है आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विच टॉक्स विच इज़ सेक्शन 32 रूल 32 सबसेक्शन 5 ऑफ CGST रूल्स 2017 विच इज़ डिवाइडेड इनटू देखिए पहले हम इसे इस तरह ले लेते हैं। अगर हमारे में नॉर्मल हम इसका मार्जिन पे हम वैल्यू मार्जिन पे हम लगाते हैं, इट इज़ मार्जिन पे कम लगाएंगे, मतलब बेसिकली जो मार्जिन होगा वो आपका अमाउंट होता है। हम सेकेंड हैंड गुड्स की सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको हमें इसमें 3 एरिया आते हैं। अगर आपने ITC अवेल कर लिया है तो क्या इस पर लगाएंगे, मार्जिन पे लगाएंगे, बेसिकली अब मार्जिन लगाएंगे। पर मार्जिन तक कब होगा, जब मार्जिन होगा ही कब, मार्जिन तब होगा जब आपने ITC अवेल नहीं किया। अगर आपने ITC अवेल कर लिया तो जो आपकी जो एक्चुअल सेल वैल्यू है उस पर टैक्स लग जाएगा। ठीक है, जितनी आपकी एक्चुअल सेल वैल्यू है उस पर टैक्स लग जाएगा। तो GST विल बी लेविड ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ द सेकेंड हैंड गुड्स, दिस विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू। अगर नहीं है और ITC अवेल नहीं कर रखा है, अगर ITC अवेल नहीं करा है तो मार्जिन वैल्यू पे हो गया। बट लेकिन अगर आपने ITC अवेल कर रखा है तो वैल्यू विल बी द ट्रांजेक्शन वैल्यू जो एक्चुअली आपने सेकेंड हैंड गुड्स की अप्लाई करी है। मतलब इसमें लिखा है GST विल बी लेविड ऑन द ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स जो आप एक्चुअली सेल कर रहे हो। और अगर आपने ITC अवेल नहीं करा है तो मार्जिन पे आपका टैक्स लग जाएगा। ठीक है, अब थर्ड इसमें एरिया है कि गुड्स पोजेस्ड फ्रॉम द डिफॉल्टिंग बोरोअर हु इज़ नॉट रजिस्टर्ड। तो परचेज ऑफ अ डिफॉल्टिंग बोरोअर, जैसे बैंक है उन्होंने गुड्स से रीपोजेस कर लिया किसी से डिफॉल्टिंग बोरोअर से, तो बैंक क्या लेगी, और बोरोअर जब वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड, तो उसमें परचेज वैल्यू आ जाएगी डिफॉल्टिंग बोरोअर की। हम उसमें क्या परचेज वैल्यू लेंगे, तो उस पर सेम प्रोविजन लगना चाहिए मार्जिन वाला। ठीक है, तो उससे पहले लेकिन परचेज प्राइस हम क्या लेंगे,
परचेज प्राइस हम क्या लेंगे, अब वो अनरजिस्टर्ड था, अब जितने टाइम तक उसके पास था वो वैल्यू डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ डिस्पोजल तक, तब तक का तो उसे आईटीसी कोई मिल नहीं रहा था। तो ऑफकोर्स हम मान लिया एक होता है ना कि हम नॉर्मल किसी से रीपोजेस्ट भी कर रहे हैं और 2 साल उसके पास रह गया, तो इट इज़ लाइक कि डेप्रिसिएशन की तरफ कुछ तो वैल्यू डिक्रीज होगा ना। तो ऑफकोर्स सेम वैल्यू तो नहीं रहेगा 2 साल के बाद। अगर हमने किसी से रीपोजेस्ट किया, डिफ़ॉल्टिंग बॉरर से रीपोजेस्ट किया और वो तो उसके पास रहा, तो कुछ डेप्रिसिएशन के अमाउंट की तरह होगा ना। तो अगर हम नॉर्मली एक बेसिक तरीके से सोचें तो भी प्रोविजंस आपका बेसिक चीज़ों को लेकर ही बने हुए हैं। तो आपकी परचेज वैल्यू क्या होगी इस केस में, तो आपकी परचेज प्राइस क्या हो जाएगी बोरोअर की, परचेज प्राइस वैल्यू ऑफ डिफॉल्टिंग बोरोअर, उसमें 5% पर क्वार्टर फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, जब आपसे डिस्पोजल हुआ, ठीक है, डेट ऑफ परचेज से टू द डेट ऑफ डिस्पोजल तक, उसमें तक आपकी वैल्यू जो होगी 5% पर क्वार्टर, ठीक है, पर क्वार्टर, ठीक है। तो पर क्वार्टर के हिसाब से देखना है, ठीक है। और इस टाइम से आपकी परचेज प्राइस हो जाएगी बोरोअर की, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी जो आपका नेक्स्ट सेशन में रहेंगे। तो नेक्स्ट सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा जिसमें बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड लाइफ इंश्योरेंस वाले के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवाऊंगी, उसके साथ मैं प्रोविजन भी रिलेट करवाऊंगी जिससे आपको और भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए इससे रिलेटेड, ठीक है। बट हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो मार्जिन पे लगता है वो तभी लगेगा जब दैट वैल्यू विल बी ए पॉजिटिव वैल्यू, नॉट नेगेटिव। नेगेटिव है तो आपका टैक्स लगेगा ही नहीं ना। तो जब वो डिफरेंस मार्जिन का आपका पॉजिटिव आ रहा है तो तभी आप उस पर क्या करेंगे, उस पर जीएसटी लगेंगे, ठीक है। आई थिंक यही पार्ट है और आई थिंक दिस विल कवर यू 32 सबसेक्शन 5 एंड 32 सबसेक्शन 4, रूल 32 सबसेक्शन 4 एंड 5 एंड 6 मैंने लास्ट में कर लिया था, 7 भी हो चुका है आपका एंड आज मुझे 33 से लेना है। 1 मिनट, हाँ, ये 33 टॉक्स अबाउट द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ प्योर एजेंट। अब प्योर एजेंट है मतलब इसमें है कि रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोविजंस एक्सक्लूडिंग रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस विल बी सेपरेटली इंडिकेटेड, ठीक है। आप इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्रोफेशनल सर्विसेज का, ठीक है। आप किसी से प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहे हैं एंड सपोज कोई रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई आपने फ़ीस पे करी है, तो सोली जो अपने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड लायबिलिटी तो उसकी है जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो बट लेकिन उसके अगेंस्ट में वो प्रोफेशनल आपकी फ़ीस पे कर रहा है, तो इट वॉज ओनली द प्योर वैल्यू नॉट द वैल्यू ऑफ सर्विस ही और शी इज़ चार्जिंग। तो अपनी सर्विसेज का वैल्यू अलग रखेगा एंड द रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेज विच इज़ पेड बाय द प्रोफेशनल ऑन बिहाफ ऑफ यू will be not be added in the taxable value while charging while making the make his or her bill of services providing which is providing to you, ठीक है। तो जैसे सपोज कि जो आपको टैक्सेबल वैल्यू जितनी सर्विसेज की दे रहा है दैट इज़ 20,000, ठीक है। एंड आपका जो रीइंबर्समेंट के एक्सपेंस को कोई भी जैसे आपको कोई भी एक्सपेंस पे कर रहा है जो ओनली सिर्फ आपके बिहाफ पे कर रहा है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे एमसीए का रजिस्ट्रेशन चार्ज आप कर रहे हैं किसी का जो प्योरली आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी है या कुछ है वो प्योरली उसी से आपके से रिलेटेड एमसीए पे जो चार्जेस पे होते हैं, अगर आपने सुना हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन लिया जो सोली आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए सोली जो चार्जेस हो रहे हैं जो आपके लिए ही हैं, जो आपको ही पे करना है, उससे प्रोफेशनल का कोई रिलेटेड नहीं है। तो वो वाले जो एक्सपेंसेस है वो जस्ट लाइक एन रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस विच इज़ पेड बाय द प्रोफेशनल ऑन बिहाफ ऑफ यू। सो वो चीज़ वो अपनी टैक्सेबल वैल्यू में ऐड नहीं करेगा, इसलिए वो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो उसमें सिंपली ये कह रहा है कि वो रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई प्रोविजंस में एक्सक्लूड होंगे एंड द रिमेनिंग विल बी योर टैक्सेबल वैल्यू ऑन विच द जीएसटी विल बी चार्ज्ड, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाय द सप्लायर एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ ऑल द फॉलोइंग प्रोविजंस आर सेटिस्फाइड, नेमली द सप्लायर एक्ट्स एज अ प्योर एजेंट ऑफ द रिसिपिएंट सप्लाई। इसमें अब जो सप्लायर है वो सिर्फ एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, आपके बिहाफ पे कर रहा है, वेयर ही मेक्स द पेमेंट टू द थर्ड पार्टी विच विल बी एमसी ऑन ऑथराइजेशन बाय सच रिसिपिएंट, ठीक है। आपने बोल दिया कि आप पे कर दीजिए, आप मुझसे रिम्बर्स कर लीजिएगा, तो ऑन द बिहाफ ऑफ द authorization of such recipient. And second is the payment made by the pure agent on the behalf of the recipient has been separately indicated in the invoice issued by the pure agent to the recipient. वो separately indicate करेगा reimbursement expense को, that will not be included in his or her taxable value,
Okay, and third is the supplies procured by the pure agent from the third party as a pure agent of the recipient of supply are in addition to the services he supplied on his own account. Supplies procured by the pure agent for the third party as a pure agent are in addition to the services which he or she is supplies to his own account. जो अब वो आपको सप्लाई कर रहा है उसके एडिशन में अलग से जो सर्विसेज हैं, वो जो रिम्बर्समेंट वाली सर्विसेज जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसके एडिशन में है. ठीक है, वो था उससे रिलेटेड उसका कुछ नहीं है. नेक्स्ट आपका 32 सबसेक्शन रूल 34 ऑफ CGST रूल 2070 विच टॉक्स अबाउट रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू. अब गुड्स के केस में हमने जो रेट नोटिफाइड बाय CBSE एंड द कस्टम्स एक्ट डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लेंगे. ठीक है, और सर्विसेज के केस में हम रेट एज पर गैप जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लेंगे द डेट और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच सर्विसेज. ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी सेक्शन है. आई थिंक इसमें कुछ है नहीं. जो भी कस्टम्स गुड्स के केस में कस्टम एक्ट द डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स करेगा, हम गुड्स के केस में बोल लेंगे, और सर्विसेज केस में हम गैप को फॉलो करेंगे. और लास्ट वाला आपका रूल है 35 ऑफ CGST रूल 2017 विच टॉक्स अबाउट द वैल्यू सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ ITC स्टेट टैक्स एंड यूनियन टैक्स. तो वैल्यू टैक्स अमाउंट क्या होगा आपका, अभी रिवर्स कैलकुलेशन है. वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स बाय 100 प्लस GST टू रेट ऑफ GST. याद है आपको इंटरेस्ट वाला आपका एक सेक्शन था टाइम ऑफ सप्लाई में जिसमें हम रिवर्स कैलकुलेशन करते थे. ठीक है, तो टैक्स अमाउंट क्या होगा आपका, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ टैक्स डिवाइड बाय 100 प्लस GST इंटू रेट ऑफ GST. ठीक है, तो ये इसमें आई थिंक कुछ ज़्यादा मेजर नहीं है. इंटरेस्ट अमाउंट में आता ना कि हमने इंटरेस्ट अमाउंट में अगर कोई वैल्यू ली है, कोई अपने वो हम रिसीट बेसिस पे करते थे. अगर आपको जब इंटरेस्ट मिलेगा ऑन द डिले, पेमेंट अगर डिले में मिला है, तो उसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट आपको आप चार्ज करेंगे उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे ऑन द रिसीट बेसिस लेंगे, और उसको आप कैसे इसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे ऑन द रिवर्स बेसिस. आप इसी तरह निकालेंगे, जो वैल्यू आपको रिवर्स होगी इस केस में आप रिवर्स करके निकालेंगे. ठीक है, दैट इज़ द रूल 35 ऑफ CGST रूल 2017. Okay, I think this is with the completion of the value of supply and the valuation rules too. And yes, some examples, practical examples are still remaining in this, which I will continue in the next session. Thank you.